हूँ संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। सबसे बड़ा विवाद ये चल रहा है, मेरी ऑडियो चल रही है जो करोड़ों लोगों के बीच में जा चुकी है कि 80 करोड़ रुपए आखिरकार देने के लिए टीके साहब के पास कौन गया। तो मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं गया था वहाँ पर 80 करोड़ रुपए की बात पेशकश लेकर के। सरकार ने 3-4 दिन मुझे अपने अंडर में रखा, काफ़ी विधायकों के बीच में रखा, और जो वरिष्ठ देश के 3-4 नेता हैं उनमें समय आने पर मैं नाम भी खोलूँगा। तो उन लोगों के बीच में से कहीं से पेशकश की गई मुझसे, और मुझसे 80 करोड़ तक की बात कह दी गई थी और कहा आगे आप बढ़ा भी सकते हो। नमस्कार दोस्तों, सरोकार न्यूज़ में आज हमने संत युवराज से बात करने का निर्णय लिया है। ये वही संत युवराज हैं, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे CA/NRC का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, और अब चाहे किसान बिल को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को। हर मामले में संत युवराज केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से बाज नहीं आते हैं। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इनके पीछे पुलिस भी लगाती रही है, और पिछले दिनों इनको तिहाड़ की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन संत युवराज का ये दावा है कि वे किसी भी कीमत पर 2024 में नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे, और दलित मुस्लिम को जागरूक कर किसी भी कीमत पर दलित समुदाय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने के लिए रात दिन एक कर देंगे। लेकिन संत युवराज की गतिविधियां, उनके वक्तव्य भी उनको कई बार सवालिया निशानों के घेरे में ले आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सारे समाज को चौंका दिया ये कहकर कि केंद्र सरकार के द्वारा 80 करोड़ रुपए में किसान नेता राकेश टिकैत को खरीदने की बात कही गई या उनको प्रलोभन दिया गया, लेकिन टिकैत नहीं डिगे और वे ईमानदार नेता हैं। इस तरह के ऊल जलूल वक्तव्य देकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं संत युवराज। बड़ी मुश्किल से आज उनको मैंने घेरा है और वे हमारे संपर्क में आए। अब उन्हीं से जानना चाहेंगे वे आखिर क्या चाहते हैं, इस तरह से सरकार को क्यों दिग्भ्रमित करने में लगे रहते हैं। ये बातें वे खुद ही बताएंगे। युवराज जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप आखिर चाहते क्या हैं? और जो कह रहे हैं, जो कि सरोकार न्यूज़ से, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को दिग्भ्रमित आप लोग कर रहे हैं। मैंने कभी भी किसी प्रकार से भी लोगों को दिग्भ्रमित नहीं किया, और जितने भी आपने बताया, चाहे CA का मुद्दा हुआ, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, मैं संविधान के साथ रहा हूँ। आज भी किसान संविधान के साथ है, किसान की मांग जायज़ है। वहाँ पर मैंने बार बार एक ही बात कही। सबसे पहले मैंने उनको एप्लीकेशन दिया मोदी जी को, और मैंने निवेदन पत्र दे करके कहा था, जब तक ये लोग बैठे भी नहीं थे किसान अच्छी प्रकार से, कि जाइए और किसानों को समझाओ, किसानों के बीच में जाइए, उनकी अपनी बात रखिए, और ये एक बहुत बड़ा जो कि मुद्दा ना बने कि ऐसा ना हो कि जैसे गत साल में CA/NRC का जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इस प्रकार का आंदोलन हो। पर मोदी जी की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं होता है। मोदी जी की तरफ से हठधर्मता होती है, मोदी जी की तरफ से हिटलरशाही होती है, और हिटलरशाही के साथ साथ में वो झूठ ज़्यादा ही बोलते हैं। और अच्छा, अभी आपको जो है जेल भेजा गया था, उसके बाद जो है आप ज़मानत पे छूटे, तो आपकी मदद किसने की? देखिए, मैं आपको ये क्या बताऊं, मेरे परिवार ने की, मेरे खानदान ने की, मेरे रिश्तेदारों ने की, मेरे मित्रों ने की। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई मदद की बात किया। सरकार ने तो मुझे अंदर डाला था, मुझे जो कि तन्हाई के अंतर्गत में रखा था। 7 दिन तो मुझे ऐसी कोठरी में रखा था जहां प्रकाश तक नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ और आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपको संत होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व इस्तेमाल करता है मुसलमानों को, दलितों को, किसानों को गुमराह करने के लिए।
दिग्भ्रमित करने के लिए, और आप सरकार के साथ नूरा कुश्ती करते हैं। सरकार आपको झूठ मूठ बंद करती है और फिर छोड़ देती है। इस तरीके से आप विपक्ष का काम करते हैं और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल भ्रांति युक्त है आप लोगों की। मैंने सदैव, चाहे वो अटल जी रहे तो मैंने जो कि शिखर वार्ता का विरोध किया, उसमें जेल गया। मैं लाहौर बस यात्रा के अंतर्गत में जो कि बस के सामने लेट गया था। और जहाँ मोदी जी की बात आती है तो मोदी जी की हर कदम की, जो कदम उनका गलत है उसका मैंने विरोध किया। पुलवामा का सबसे पहले भेद मैंने खोला, मेरे ऊपर काफ़ी केस लगे। और अब ये जो किसानों का जो मामला है इसके अंतर्गत में भी हुआ। पंजाब के किसानों को उन किसान नहीं माना, खालिस्तानी कह दिया और उनको मारपीट करके भगा दिया। मैं ये कहता हूँ, जाट समुदाय ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देता है, इसलिए उनको दबा रहे हैं। कई मुसलमानों को दबा रहे हैं, कभी दलितों को दबा रहे हैं। दलितों को दबाने का तरीका क्या है कि निजीकरण करना। निजीकरण का मतलब है कि जो सरकारी नौकरी ना रहे, सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण नहीं, तो दलित जो इन्हें वोट नहीं देता उनको ये दबाते हैं। और मैं सदैव सरकार के विपक्ष में होता हूं और संविधान के साथ होता हूं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस बात के लिए कि ये जो बात है आपने जो कहा है कि मैं सरकार को सहयोग करता हूं, बिल्कुल नहीं करता। ये काम कोई दूसरा करता होगा, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि यदि उस व्यक्ति की एंट्री बिहार में नहीं होती तो शायद आज वहाँ सरकार जो कि बीजेपी की नहीं होती। और वो जो कि बंगाल के अंतर्गत में ऐसे कर रहे हैं, पर बंगाल में मैं खुद जाऊँगा, किसानों को साथ लूँगा और जो कि वहाँ से बीजेपी का विरोध करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे द्वारा कभी भी किसी प्रकार से सरकार को कोई लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है, केवल सरकार को हानि हो रही है। मैं संविधान के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। आज देश के अंतर्गत में जो भी जिस प्रकार की स्थिति हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। दूसरे केवल एक निजी तौर से दुश्मनी के तौर से लोग देख रहे हैं। मैं कहता हूँ राजनीति में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, राजनीति में मुद्दे होने चाहिए। अच्छा, राकेश टिकैत को आप जो है बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं, उनके धरना स्थल पर भी जाते हैं और राकेश टिकैत के ऊपर खुद ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है गैर कानूनी तरीके से और सरकार उनको घेरने का काम कर रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राकेश टिकैत से मेरा किसी प्रकार का ऐसा संबंध नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ठीक है, आंदोलन आज हुआ है, इससे पहले भी हमारा मिलना जुलना रहा, बात अलग है। उनके परिवार से जो कि मेरे पारिवारिक संबंध है, परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि राकेश टिकैत का भी मैंने विरोध किया है। शायद आपको मालूम होगा, जब उन्होंने ब्राह्मणों के विषय में कुछ कहा था तो मैं एकदम से तीर कमान की तरह सीधा हुआ था और मैंने राकेश टिकैत को धमकी भी दी थी, समझ इस बात के लिए। परंतु मैं राकेश टिकैत के विषय में ज़्यादा निर्णय नहीं ले पा रहा था। परंतु जिस समय सरकार ने मुझे मौका दिया, मैंने सोच लिया हो सकता है शायद देश के अंतर्गत अफरा तफरी ना बने और आंदोलन समाप्त हो जाए। सरकार की बात को मैंने मान लिया और मैं वहाँ गया तो मैंने देखा राकेश टिकैत नहीं, एक महान पुरुष है, त्याग मूर्ति है और वो देवता की तरह है। और मैं ये कहता हूँ, अन्नदाताओं का कोई देवता है तो आज राकेश टिकैत है। मैं राकेश टिकैत का सम्मान करता हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि मोदी जी को जो लोग वोट नहीं देते हैं, चाहे दलित हो मुस्लिम हो, ठीक है, इसलिए उनको जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें हैं, खुद उसकी पार्टी की, और सहयोगी मिला के 380 के करीब हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हो कि उसको जो है दलित भाइयों का, ओबीसी का और मुस्लिमों का वोट नहीं मिला? बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा लें, मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति है उनकी। और मैं तो पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मोदी जी की खुद की बात कर रहा हूँ। मोदी जी एक बार मेरे सामने बैलेट पेपर से चुनाव रख करके और जो कि चुनाव करा लें, और मोदी जी हर बार अच्छी प्रकार से प्रचार कर, मुझे एक भी दिन प्रचार को ना आने दें तो भी मैं मोदी जी की जमानत जब्त करा दूंगा। क्योंकि ये खेल केवल ईवीएम मशीन का है, मशीन को बंद करके दिखा दीजिए, फिर ये जीत के दिखा दीजिए किसी प्रकार से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप मुसलमानों के लिए जो है रात दिन एक करते हैं और उनके प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं, भोले भाले लोग, वो ये सोचते हैं कि ये एक संत है, हिंदू है, टीका लगाता है, ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तब की सूत्रों से ये भी पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको गुमराह कर रहे हैं। आप भी अन्य संतों की तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट मात्र हैं। देखिए, ये आपका कहना अपनी जगह, पर मुस्लिम समुदाय जानता है कि मैं मुस्लिम समुदाय के लिए आज से नहीं पहले से ही लड़ रहा हूँ, चाहे वो माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ हो बॉम्बे वालों की,
चाहे मुझे जो कि तिहाड़ की यात्रा पहले करनी पड़ी आज से 30-35 साल पहले, चाहे आज की स्थिति हो, CA/NRC का मामला हो, मैं सबसे पहले बैठा और मैं आज जो कि उनके लिए सबसे बड़ी 2 लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक तो उनको जो कि आरक्षण के अंतर्गत में लाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से काफ़ी मुस्लिम काफ़ी हद तक जो कि वंचित है और उनको शिक्षा पर पूरा जो कि जोर देनी चाहिए। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मुसलमानों के साथ कई प्रकार से अन्याय हो रहा है और मैंने अभी एक घोषणा और की है कि हज सब्सिडी यदि हमारी सरकार आती है तो हर सब्सिडी जो हटाई है हम उसको तत्काल बहाल करेंगे, सब्सिडी देंगे। हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमानों के लिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षित हों और जिससे आगे बढ़ सकें। और जो भ्रांति है ना लोगों में, ज़्यादा बच्चे पैदा करना, ये करना या जो कि वो गंदे रहना या गंदे माहौल के अंतर्गत, इस माहौल को मैं दूर करना चाहता हूँ। आज मुसलमानों में बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं और कोई कुछ भी भ्रांति फैलाता रहे, फिर भी मैं दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, बिछड़े हुए समाज के लिए लड़ता रहूँगा, इसमें कोई शंका नहीं। अच्छा, आपका अपना खुद का कोई जनाधार नहीं है। आप कभी चंद्रशेखर रावण को कहते हैं कि ये भावी सीएम होंगे, कभी आप कहते हैं कि राकेश टिकैत भावी सीएम होंगे और आपने अपनी खुद की जो है राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो आप क्या करना चाहते हैं? आपका जो है अपना खुद का जनाधार नहीं है, आप दूसरी पार्टी के नेताओं को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, राकेश टिकैत हुए, चंद्रशेखर हुए, जो भाजपा का विरोध करता हो, स्पष्ट बात यह है, जो भाजपा का विरोध करता हो वो हमारा है। उनको कहीं सीएम देंगे, कहीं किसी को पीएम का पद देंगे, किसी को मंत्रालय देंगे, किसी को राज्यपाल देंगे, ये तो हम लोग बंटवारा करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। और रहा चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर की जो छवि अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी वो बच्चा है तो कभी कभी उनके निर्णय अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो लड़कपन के निर्णय होते हैं। पर जहाँ राकेश टिकैत की बात है, राकेश टिकैत एक भारी भरकम व्यक्ति है और वो संजीदा व्यक्ति है और वो बहुत अच्छी प्रकार से सोच विचार के काम करते हैं। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ऋषि और कृषि कि ये देश की भूमि है और यहाँ पर आज ऋषि और कृषि दोनों का अपमान हुआ है। ऋषि जितने बहुत बहुत बड़े महात्मा झील के अंतर्गत में हैं और कृषि को इस समय सरकार अपने अंडर में जो कि बिचौलियों को देना चाह रही है, हथियाना चाह रही है, कुछ उद्योगपतियों को देना चाह रही है। तो इसीलिए ये लड़ाई ऋषि और कृषि की है। और मैं कहता हूँ गाय का मांस का जो मामला था उसके अंतर्गत में बीजेपी के समय में गाय का जो कि मांस ज़्यादा जो कि निर्यात होने लगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राकेश टिकैत भारी भरकम नेता हैं और वो आगे भविष्य में जो कि किसी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, परंतु बैसाखी राकेश टिकैत की होगी, ये पक्की जगह मेरी तरफ से घोषणा है। और मैं ये कहना चाहूँगा राकेश टिकैत त्यागी पुरुष हैं, मैंने परीक्षा करके देखी है, अच्छी प्रकार से नज़दीक देखा है और वो वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आज उनकी भूर प्रशंसा कर रहा हूँ क्योंकि झगड़े तो कई बार जब ब्राह्मणों के विषय में कुछ कहा तो मैंने विरोध किया, परंतु आज राकेश टिकैत ठीक है, सरकार कुछ भी कहती रहे पर मैं सत्यता का साथ दूंगा, मैं संविधान का साथ दूंगा। मैं मोदी भक्त नहीं हो सकता हूँ, मैं देशभक्त हूँ। कि केंद्र सरकार पुलिस की मार्फत आपको एक बार दोबारा अरेस्ट करने का प्रयास करेगी, उस स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा? क्या आपके जेल जाने के वक्त राकेश टिकैत और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे लोग आपके साथ आएंगे? देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ आए। मुझे सीधा सा पहले भी मैंने मना कर दिया था, हिंद आर्मी को, पूरा जो हिंद आर्मी को मैंने जो कि पूरे देश के अंतर्गत में व्याप्त है, मैं उसका प्रमुख हूँ, तो मैंने मना कर दिया हिंद आर्मी को कि नहीं कोई भी उत्पात ना करे, कोई धरना प्रदर्शन ना करे। भारतीय जनजागृत पार्टी को कह दिया। तो मैं आज भी ये भी कहूँगा राकेश टिकैत जी से, चंद्रशेखर से, जितने भी और पंजाब के जितने भी सरदार भाई हैं या जितने भी जाट भाई हैं देश के अंतर्गत में या जो दलित हैं, मैं ये कहना चाहूँगा अपने जितने भी साथी हैं कि यदि मुझे जेल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार का काम है जमानत कराना। मुझे कोई भी बाहर उत्पात नहीं चाहिए, कोई संघर्ष नहीं चाहिए। और यदि जेल की कोई बात बनती है तो मैंने जब भी पुलिस ने मुझे फ़ोन किया है तो मैंने अपनी लोकेशन भेजी है और पुलिस को मैं स्वयं हाजिर हुआ हूँ या उनको निमंत्रण करके मैंने अपने घर पे बुलाया है। आज भी यदि सरकार चाहती है कि मुझे अरेस्ट करे तो मैं उन्हें लोकेशन भेजूँगा और उनसे बात करूँगा और अरेस्टिंग खुद दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। परंतु अरेस्ट करोगे किस बात पर, कारण क्या होगा, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अरेस्ट करेंगे? मैं ये तो पूछना चाहूँगा पहले सरकार से कि यह सरकार का जो कि मोदी जी इस बात का जवाब दें या अमित शाह जी जवाब दें। दो से ही चाहता हूँ, तीसरे व्यक्ति से जवाब नहीं चाहता, क्योंकि मेरी टकराट केवल दो ही व्यक्तियों से है, या तो मोदी जी से है या अमित शाह जी से है। तो अंदरूनी कोई हमारा आपस का जो कि मामला है। केंद्र सरकार सिर्फ दो लोग ही तो चला रहे हैं मान्यवर, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी, और किसी की तो वहाँ चल भी नहीं रही है। और आप किससे बात करना चाहेंगे? मुझे यदि सरकार अरेस्ट करती है तो मैं भाजपा को इस प्रकार से नंगा करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या क्या स्थिति है। क्योंकि जो भी कुछ किया है इन्होंने षड्यंत्र रचा है, मैं षड्यंत्र का पात्र बनाना चाहे।
मुझे ये जो कि मुसलमानों से और इन सब से दूर करना चाहा, ऐसा षड्यंत्र रचा उन्होंने। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु जो भी वीडियो वायरल हो रही है बिल्कुल 100% सत्य है। सरकार के निबंधों के द्वारा मुझे भेजा गया, मैंने वहाँ जाके देखा। यदि टीकैत साहब यदि बिक जाते तो हो सकता है शायद मैं कुछ कहता, नहीं कहता, ये समय की बात थी। टीकैत साहब नहीं बिके, मेरा मस्तक उनके सामने झुक गया। वो किसानों के देवता हैं, अन्नदाता हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि आज भी कहता हूँ राकेश टीकैत बहुत अच्छे हैं और सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है। आप कैसे संत हो कि इस तरह के किसान विरोधी आंदोलनों को लेकर, किसान के समर्थन में जो आंदोलन हो रहे हैं, सरकार किसान विरोधी है तो किसान आंदोलन करने वाले किसान सरकार विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रति लोग लड़ रहे हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर, और आप एक संत होकर मध्यस्थता करने पहुंच गए। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक संत होकर इस तरह के राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मुझे सरकार के बड़े बड़े निबंधों के द्वारा कोई वार्ता हुई। मुझे एक दिन एक होटल में रखा गया कि जो देश के कोई वरिष्ठ नेता थे उनके रिश्तेदारों के साथ में, फिर कुछ विधायकों के साथ में रखा गया। मुझे प्रेशर भी डाला गया, कुछ इंटरव्यू भी लिए गए गुप्त रूप से मेरे। सभी प्रकार से जब हो गया तो फिर मुझसे बात प्रस्ताव रखा गया। फिर लास्ट में मुझसे एक बात कही, किसी बड़े नेता ने एक बात ये कही थी कि भाई देखो, यदि देश में शांति हो जाए तो ये ठीक है राष्ट्र हित के लिए। मैंने कहा यदि देश में शांति हो जाती है तो ठीक है। तो मैं जाता था वहाँ बिना प्रलोभन के, परंतु फिर उन्होंने प्रलोभन दिया। तो मैंने कहा कई बार भाई क्या कहूँ, उन्होंने कहा अपनी तरफ से कुछ भी कह देना। किसने प्रलोभन दिया? देखो मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, नाम नहीं बताऊंगा। नाम यदि समय पर यदि परेशान सरकार मुझे करेगी तो मैं नाम भी बताऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा और सभी काम होंगे। यदि निष्पक्षता की मुझे जो एकदम से पारदर्शिता की गारंटी कोई देगा और मेरी सुरक्षा की, मैं आज जो कि असुरक्षित हूँ बहुत ज़्यादा, कि मुझे पता है कि हिटलरों की जो कि सरकार है। तो मैं ये जब कहा कई बार तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कितने तक का दूँ, तो कई बार लास्ट में कहा कि 80 करोड़ रुपए तक की जो बात कह सकते हो। तो मैंने जाकर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दिन, शंकराचार्य और संत वहाँ आए हुए थे। तो मैंने वहाँ पर जो कि टाइम मांगा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो मैं अंदर गया तो मुझे अलग से टाइम दिया गया। प्रेस में सैकड़ों प्रेस वाले थे और उनके खास रिश्तेदार भी आए हुए थे, संत महंत भी आए हुए थे। तो हम अलग से एक खेमे में, 3 तंबू है वहाँ पर, तो जो जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 3-4 तंबू है, तो एक लास्ट के तंबू में केवल मैं और वो जो कि टीकैत साहब थे, हम खड़े खड़े हम जो बात कर रहे थे। तो मैंने बातचीत की, इशारे में कहा मुझे अपने भाई का फ़ोन नंबर दे दो या जो कि किसी से मिला दीजिए और मैं जो कि 80 करोड़ रुपये भेज देता हूँ। तो वो हंस गए, उन्होंने कहा क्या कह रहे हो आप? मैंने फिर दोबारा उनको बात दोहराई, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो केवल एक बिल को पास कराना, वो बिल को जो कि खारिज कराना है, अर्थात ये बिल लौटा लें, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार का प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। और जितने और किसान नेता जितने भी हैं उन सब से मिल करके हमारी एक टीम है, वो जो निर्णय करेगी वो होगा, परंतु पैसे की चर्चा ना करें। और उसके बाद में फिर जो कि मैं चलने लगा, फिर मैंने एक बार कोशिश की, मैंने कहा ठीक है साहब, बहुत अच्छा मौका है, देख लो 80 करोड़ रुपए की बात है और मुझे तो सरकार की तरफ से भेजा है किसी के द्वारा, और मैं पक्की बात कह रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैं आपकी परीक्षा लेना है। उनका महाराज श्री, आपको हम जानते हैं, आप पहले भी आए हो, आशीर्वाद दिया, परंतु हम पैसे से नहीं झुकेंगे, हमारा बिल वापसी हो जाए, और बिल वापसी होते ही हम खड़े हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो शांति चाहते हैं। और दूसरा क्या है, एक जो किसानों को लिए एक ऐसा दे दिया जाए कि भाई जो बिल स्वयं जो कि वो फसल का जो मूल्य निर्धारण करें। इस प्रकार से कई बात उन्होंने संक्षिप्त में मुझसे कही। मैंने 3 बार कोशिश की टीकैत को 80 करोड़ रुपए का ऑफर देने के लिए, और उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो उसके बाद मैं आया तो मेरा जो मस्तक झुक गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज मैंने किसी अन्य जो दाता के जो दर्शन किए हैं, तो मैं बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। परंतु उसके बाद जो लोगों से भ्रांति सुनी, सरकार ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि टीकैत 80 करोड़ में बिक गए, 80 करोड़ में बिक गए। तो ये बात मेरे पास तक आई तो मुझ पर नहीं रहा गया, मैं जानता हूँ कितना बड़ा खतरा होगा मुझे। फिर मैंने ये बात कही, नहीं, इसका पात्र मैं हूँ और राकेश टीकैत नहीं बिके, इस बात को मैंने घोषणा की। अच्छा, 26 जनवरी को लाल किले में जिस तरह से दीप संधू घुसकर लाल किले पर झंडा फहराता है, उसमें पुलिस की नाकामी या मिलीभगत साबित होती है, तो क्या कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार और पुलिस की मिलीभगत से ही आप इस तरह की मीटिंगें करते हैं या प्रस्ताव देते हैं नेताओं को? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब जो कि सरकार के विरोध में हूँ, बिल्कुल मैं तो शांति चाहता था, मैं तो राजनीतिक शांति दूत हूँ। हर बात में मैंने, चाहे सीए था, कुछ भी था, मैंने सब में शांति की बात की है और आज भी मैं शांति चाहता हूँ। किसी प्रकार से सरकार की ये घिनौनी जो की हरकत है कि इस प्रकार से लोगों को खरीदना
और उनको या प्रताड़ित करना। रहा लाल किले की बात, तो लाल किले पर झंडा फहराना किसी भी व्यक्ति विशेष का अपराध में गिना जाता है। तो यदि किसी ने ऐसा किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, लाल किला जब बिक चुका है, उसका ठेका उठ चुका है, तो क्या वो देशद्रोह नहीं है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे जवाब मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मोदी जी जवाब देंगे लाल नहीं। किला बिका नहीं है, वो ठेका लाल उठा किले है। की जो है देख रेख के लिए हाँ। उसको दिया गया है कंपनी को, ताकि जो है उसमें साज सामान और उसकी मेंटेनेंस ठीक से हो सके। मालिक वो बिरला नहीं हो गए हैं। मालिक नहीं, उन्होंने पैसा दिया है हाँ, रखरखाव। तो पैसा तो ऐसे तो रखरखाव, सुनिए मान्यवर, एक बात सुनिए, नहीं। मैं सुनिए, रखरखाव के लिए पैसा लेगा या देगा? रखरखाव के लिए लेगा या देगा? नहीं, वो पैसा दे रहा है, दिया दे रहा है ना। हाँ, तो वो सरकार ने तो नहीं दिया। जो टिकट होते हैं उससे वो लेगा। सुन मेरी बात लीजिए, सुनिए, जैसे रोड्स बनती हैं, उन्होंने तो ठेका रोड लिया, प्राइवेट कहाँ उन्होंने ठेका लिया, तो ठेका लिया है हाँ? और सरकार को पैसा दिया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला है। नहीं, ठेका लेना, मान्यवर आप जानकारी लीजिए, ठेका लेना मालिकाना हक नहीं होता है। ठेका लिया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जो है उसमें वो पैसा ये विवाद का विषय है, ये विवाद का विषय है। मैं नहीं पसंद, मैं सरकारी किसी भी चीज को प्राइवेटाइजेशन में नहीं करना चाहता हूं। मैं पहले भी इस मामले में मैं जेल में गया हूं इसी बात के लिए। मैं कहता हूं कि यदि तुम प्राइवेट चीज, जो सरकारी चीज को यदि प्राइवेट कर दोगे तो सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। सरकारी नौकरी, आरक्षण नहीं रहेगा। ये बताइए, आखिरी बात आप जो है केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, आज किसान वहाँ बैठा हुआ है, किसान अन्नदाता है और किसान के पास जाना चाहिए और अपनी बिल वापसी कर लेनी चाहिए सरकार को। और उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो किसान कह रहा है, जो साबुन कोई बनाता है तो वो अपने आप मूल्य निर्धारण करता है, कोई जूते सीता है तो वो मूल्य निर्धारण करता है, हर व्यक्ति अपना जो कोई रिक्शा चलाता है तो सवारी का मूल्य निर्धारण करता है। तो क्या किसान जो फसल उगाता है उसका मूल्य निर्धारण नहीं कर सकता है? तो वो मूल्य का जो कि अधिकार दें। और ये बिल जो है ये बकवास है, कोरा जो कि व्यर्थ की बात है, इसमें संशोधन की कोई जगह नहीं है। इसको जो वापस लें और सरकार से कहूँगा अपना काम विकास का करें, जो कि प्रगति का करें, नौकरी दें युवाओं के लिए। अब ये बेकार की बातें छोड़ें, ये मारा वो मारा की राजनीति छोड़ें, हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ें। देश के अंतर्गत में सभी एक हैं और हम सब एक रहेंगे। यदि ऐसे सरकारें आती और जाती रहती हैं, पर सरकार से फिर निवेदन करूँगा, किसानों से जाके माफ़ी मांगें और बिल को वापसी लें। और देश के अंतर्गत में ये कहूँगा, आंदोलन बैठ के करें, ना रास्ता जाम करें, ना चक्का जाम करें, अपना ना तोड़फोड़ करें, शांति से बैठ करके अपने मांग कर सकते हो।